पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन सभी। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत जल है? कै प्रतिशत पृथ्वी पर जल है? पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत जल है? तो क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना होगा? अच्छा, जल 71% है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी, 71% जल है। अब हम लोग देखते हैं, जल राशि का कितना प्रतिशत जल अलवण जल या मीठा जल है? तो मात्र जो है 2.7%। अगले क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? सबसे गहरा गर्त कौन है अटलांटिक महासागर का? तो कहेंगे कौन? प्यूरिटो रिको, है ना। प्यूरिटो रिको पढ़े हैं कल, उसी का क्वेश्चन है पूरा, तो आप पढ़े होंगे, जरूर बनाएंगे। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान किस महीना में अंकित किया जाता है? तो अधिकतम तापमान अगस्त महीना में अंकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों में वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है? कै परसेंट? तो कहेंगे 59% भाग, जो कि महासागरों या अन्य स्थानों से वाष्पीकरण होकर चले जाएंगे। 41% रिस्क के जमीन के नीचे जाएगा और वही पानी पीने वाला होगा। क्या हो गया? ये जो है एक चले गए नीचे में, इसमें फाइल में ये फाइल मैनेजर है। मुक्ति दिवस कै तारीख? गोवा मुक्ति दिवस कै तारीख को? तो यह जो है गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। बैठ जाइए। अभी हम लोग देखे 59 पर, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है?
तो बताइए विश्व की सबसे गहरी गर्त की बात करते हैं तो कौन होगा विश्व की सबसे गहरी गर्त? मिंडनाओ की टोंगा की मेरियाना गर्त की रोम से? तो सबसे गहरी गर्त जो है विश्व की मेरियाना गर्त है, 11,022 मीटर की गर्त है। महाद्वीपीय मग्न तट सामान्यतः कितनी गहराई में होते हैं? कितनी गहराई तक? तो पढ़े ना 200 मीटर तक। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो औसत गहराई 3800 मीटर है। और स्थलों की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 840 मीटर। मेरियाना गर्त के समीप कौन सा द्वीप है? मेरियाना गर्त किस द्वीप के बगल में है? तो कौन द्वीप हो जाएगा? गुआम द्वीप। अब आगे, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन है? विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश, आंसर क्या होगा बताइए तो? कनाडा है, 2,02,080 किलोमीटर। कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? तो मेरियाना है, मिंडनाओ है, टोंगा है, सुंडा है, हिंद महासागर में। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा जो भारत की है वह 7516.6 किलोमीटर। स्थल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो कहेंगे 840 मीटर स्थल की औसत ऊंचाई है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में पड़ता है? ग्रेट बैरियर रीफ विक्टोरिया की, क्वींसलैंड की, न्यू साउथ वेल्स की, तस्मानिया? तो कहेंगे क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में है विक्टोरिया में ग्रेट बैरियर रीफ, जो सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। तो कहेंगे क्वींसलैंड जो सबसे उत्तरी पश्चिमी पूर्व में सबसे ऊपर में है। विश्व की सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन है? तो कनाडा है, 8.9% अपने कुल क्षेत्रफल का यह जल धारण करता है स्थलीय भाग में। तुर्की का वान झील सबसे अधिक लवणीय जल है, बताइए कितना लवणता है? 330% है ना। विश्व की सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? तो चौथा स्थान है। बताइए महासागरीय जल का न्यूनतम तापक्रम कब दर्ज होता है? किस महीना में न्यूनतम तापक्रम दर्ज किए जाते हैं महासागरों में? तो कहेंगे कब? फरवरी में न्यूनतम तापमान। महासागरीय जल का तापमान सामान्यतः कितने होते हैं? 5 डिग्री से 33 डिग्री से। महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर कितने होते हैं? तो महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सी होता है। अब हम लोग को विविध जो में जो दिन दिवस मिला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस ये मनाए जाते हैं 26 नवंबर को, है ना। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व अस्थमा दिवस मनाए जाते हैं 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 26 दिसंबर को ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कै तारीख को? 26 दिसंबर को। याद है सबके नहीं? नहीं नहीं, हाँ 26 दिसंबर को तो अंतिम वाला क्या था? 26 दिसंबर को कौन दिवस है? हाँ वीर बाल दिवस, याद करके आए हैं आप। विश्व मधुमेह दिवस बताइए कै तारीख को मनाए जाते हैं? तब विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, बाल दिवस के दिन। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन। नौसेना दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? थल सेना 15 जनवरी को, वायुसेना 8 अक्टूबर को, और नौसेना जल सेना कै तारीख को? 4 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस पर भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। कै तारीख को मनाया जाता है किसान दिवस? तो कहेंगे कितने तारीख को? 23 दिसंबर को मनाया जाते हैं। विश्व बाल दिवस, बाल कोष दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? विश्व बाल कोष दिवस कै तारीख को? 11 दिसंबर को। सही है ना। विश्व बाल कोष दिवस कै तारीख? 11 दिसंबर।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो कहेंगे कै तारीख? 14 नवंबर को। अच्छा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कै तारीख? 14 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कै तारीख को? तो विधिक साक्षरता दिवस कहेंगे यह 9 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है जनजाति गौरव दिवस बता दीजिए कै तारीख को? जनजाति बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं और 15 नवंबर को। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइट की घटना घटित हुई थी, ठीक है ना, और इसे भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जानते हैं, इसलिए ऐसी घटना फिर न घटे इसके लिए 4 दिसंबर को रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस मनाए जाते हैं। सार्वभौमिक बाल दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो यह 20 नवंबर को मनाए जाते हैं, सार्वभौमिक बाल दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान को अंगीकार किया गया, तो उस दिन संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं तो ये मनाए जाते हैं 1 दिसंबर को। ऑप्शन है क्या? हाँ, 1 दिसंबर सी में है। तो एड्स दिवस कै तारीख को मनाया जाएगा? तो कहेंगे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स के प्रति जागरूकता को लेकर के। विश्व पर्वत दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? कहेंगे 11 दिसंबर को, विश्व पर्वत दिवस। राष्ट्रीय पत्र अच्छा, बोलने में पानी की जरूरत होती है कि नहीं? हम लोग सांस से 400 मिलीलीटर पानी 24 घंटा में खाली सांस से बाहर हो जाता है। जो 8 घंटा बोलेगा ना तो 2 लीटर तो बोले में पानी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि सांस के द्वारा कितना लीटर पानी बाहर होता है। अगर कुछ नहीं बोलिए, एकदम मौन धारण करिएगा तय हो 400 मिलीलीटर, लेकिन बोलिएगा ज़्यादा तो उतने जो है तो बोल रहे उसमें नमी की मात्रा रहती है। नमी की मात्रा कब आएगी? जब अंदर में पानी रहेगा तभी है ना। वीर बाल दिवस बताइए कै तारीख को मनाया जाता है? बाल दिवस तो ये है कै तारीख को? 26 दिसंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस बोल दीजिए 17 नवंबर को। गोवा मुक्ति दिवस बोलिए तो कै तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? यह हो जाएगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाए जाते हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, माने आंसर कौन हो जाएगा? सी। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस क्या तारीख को मनता है? 26 नवंबर की 25 नवंबर को? 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस क्या तारीख को? 25 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व विद्यार्थी दिवस क्या तारीख को मनाया जाता है? यह 19 नवंबर को। विश्व की 17 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? अल्पसंख्यकों को अधिकार दिवस या 18 दिसंबर को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो इस तरीका से हम लोग इसको समाप्त किए। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है लवणता जो है हम लोग देख लिए सबसे ज्यादा तुर्की का वान झील है, तब मृत सागर है जो जॉर्डन में पड़ते हैं। और फिर हम लोग कल पढ़े थे सबसे अधिक जल धारण कौन करता है। फिर हम लोग 11 को पढ़े कि तटीय सीमा किसकी लगती है क्रम से। फिर जो जल धारण करने की क्षमता में 10 को पढ़े हम लोग, ठीक है। फिर जल के गुण सब जाने। अब एक एक कर के चारों महासागर के पढ़ लेंगे और अंत में महासागर में का खनिज संसाधन है इसको पढ़ लेंगे और यह जल मंडल का बेसिक बातें खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगी। तब हम लोग जो है जलधारा पढ़ेंगे, क्यूरसियो जलधारा, ओसियो जलधारा, लेवराडो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। फिर जल संधि पढ़ेंगे, एक एक कर करके। जल का साम्राज्य बड़ा है। तो आज समाप्त हो जाएगा बेसिक चैप्टर, जो 7वां चैप्टर है वह एकदम इत्मीनान से सबको अब सुनिए। लवणता गुण है महासागर के, क्योंकि हर जगह समुद्र में नमक की मात्रा अलग अलग होती है और तापमान गुण होता है।
तापमान तो पढ़ लिए कि एक दिन में कितनो गर्मी पड़ेगा ना, कितनो धूप, और सुबह सुबह जो है 4 बजे कितनो ठंडा रहेगा, 1 डिग्री का अंतर रहेगा पानी का। स्थल में वही ज़्यादा अंतर हो जाएगा, वायुमंडल में ज़्यादा अंतर हो जाएगा, लेकिन जल का जो है टेम्परेचर में अंतर 1 डिग्री का। औसत कहेंगे तपांतर महासागरों की कितना, 1 डिग्री से की। हाँ, टेम्परेचर कितना रहता है, तो 5 डिग्री से 33 डिग्री से। ये दोनों क्वेश्चन सेट किए थे। समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोक्लाइन लाइन। नहीं समान लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। अच्छा, ये चीज अलग है, देखिए उसको तो आइसो है लाइन कहे थे, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसो है लाइन। ये कह रहा है कि समुद्र में जैसे नीचे जाइएगा ना, तो गहराई नीचे जाइएगा तो नमक की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि नमक ठोस पिंड है और ठोस पिंड भारी है, वो नीचे की तरफ चलते जाएगा। तो जितने गहरा जाइएगा ना, उतने नमक की मात्रा बढ़ती जाएगी, लेकिन एक फिक्स जगह के बाद बहुत तेजी से बढ़े लगेगा। शुरू में थोड़ा 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 बढ़े जाएगा, एक फिक्स गहराई के बाद बहुत तेजी से बढ़े लगता है नमक की मात्रा। तो फिक्स जहाँ से तेजी से बढ़े लगता है, उस लाइन को कहते हैं आइसोक्लाइन, हेलोक्लाइन लाइन। कौन लाइन कहेंगे बोलिए तो? माने समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं तो नमक की मात्रा बढ़ती जाती है, लवणता बढ़ती जाती है, लेकिन फिक्स गहराई के बाद बहुत तेजी से उसकी लवणता बढ़ती जाती है। तो जहाँ से वह फिक्स लाइन आता है, उस लाइन को हम लोग हेलोक्लाइन लाइन कहते हैं। इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, यह समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। काहे लवणता बढ़ेगा तो अंदर में जल का घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कम जगह में द्रव्यमान ज्यादा होने लगेगा, नमक की मात्रा आ जाएगी तो, क्योंकि वेट बढ़ेगा ना, नीचे जाएंगे तो नमक आ गया तो वेट बढ़ाने लगेगा। तो कहेंगे इसके कारण समुद्र के अंदर में नीचे जाने पर इसकी घनत्व भी बढ़ती है। उच्च लवणता वाली समुद्री जल, उच्च लवणता वाली अगर बात करते हैं समुद्री जल, प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होगा उच्च लवणता के, और निम्न लवणता के घनत्व कम होगा। तो जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे और जिसका घनत्व कम वो ऊपर। इसलिए नमक वाला जल की लवणता ज्यादा होती है, मतलब उसका घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। कारण बताया, भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी की लवणता बहुत अधिक है। हम लोग पढ़ते हैं ना, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से घिरा हुआ एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, और एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर। समझ रहे हैं ना? और एशिया में ईरान को ओमान से अलग करे वाला एक क्षेत्र है, सागर है, यानी सऊदी अरब ईरान कह दीजिए, अलग करने वाला एक क्षेत्र सागर है जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये तीनों एरिया में नमक की मात्रा ज्यादा है इस समुद्री जलों में। का है कि में नदी नहीं गिरती है, नदी गिरती है तो साफ पानी ला के गिराती है, नमकीन पानी नहीं, मृदु जल। और दूसरा, यहाँ पर विषुवत रेखा के बगल में है तो वाष्पीकरण ज्यादा होते हैं, तो वाष्पीकरण होगा तो शुद्ध जल ऊपर उड़ जाएगा वाष्पित होकर के, और नमक की मात्रा बचले रह जाएगा। इसके कारण इसमें नमक की मात्रा बढ़ते चली गई, और सबसे ज्यादा नमक की मात्रा कहेंगे तो फारस की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर। 3 जलीय क्षेत्र कहेंगे तो बोलिए तो कौन कौन सी? लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी। इसमें 37 से 41% लवणता है। समझ रहे हैं ना? एवरेज समुद्र की 24.7% के ऊपर लवणीय जल कहते हैं, ठीक है ना, और 24.7% है, लेकिन इस सब की लवणता एवरेज में कितना है, 37 से 41 प्रति हजार। इसका कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु रहते प्रभाव के कारण वाष्पीकरण ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, नमी की मात्रा नहीं रहती है। नमी की मात्रा रहता है ना वायुमंडल में तो ऊपर जल्दी से वाष्पीकरण नहीं होते हैं, लेकिन हवा सूखा होगा ना तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो गर्मी पड़ता है, सूखा रहता है वायु, तो वाष्पीकरण ज्यादा होते हैं, तो वाष्पीकरण से सब जो है मीठे जल, मृदु जल वाष्पित हो जाता है और नमकीन जल बचले रह जाता है, इसीलिए उस क्षेत्र की लवणता बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बातें अगर कहें, अब हम लोगों को एक एक कर करके चारों महासागर पढ़ लेंगे और ये खत्म हो जाएगा कहानी, और उसके खनिज संसाधन है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं
पहला सबसे बड़ा कौन? प्रशांत महासागर। एक का क्षेत्रफल सातों महादेश के जोड़िएगा ना तो वह से ज्यादा है। एक का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के इतना बड़ा है, 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। बोलिए तो कितना है? 16,57,23,740, लगभग 16.5 करोड़ कह देंगे, वो उतना वर्ग किलोमीटर है। आप समझ रहे हैं ना? 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष में बेरिंग जल डमरू मध्य और आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। देखिए इधर से आ जाता है, ये पूरा जो है एशिया का भाग है। कौन भाग है? एशिया। इधर से ये पूरा जो है अलास्का प्रदेश है। कौन प्रदेश है? अलास्का। और इधर से जो है ऑस्ट्रेलिया है और इधर से है दक्षिणी अमेरिका है, इससे घिरा हुआ है। कौन बताइए तो? यह प्रशांत महासागर। तो कहेंगे प्रशांत महासागर के पूरब में कौन हो गया? उत्तरी अमेरिका। और कौन? दक्षिणी अमेरिका नीचे में। और पश्चिम में कौन हो गया? ये साइड को पश्चिम कहेंगे। तो इधर में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर है ना? और ई महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। तो इसका क्षेत्रफल पढ़ लिए 16,57,23,740। सारे 16 कम से कम याद रखना है, लेकिन इसे पूरा याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। और इसके शीर्ष पर यहीं पर ही दोनों को अलग करे वाला जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है ना? और नीचे में जो सबसे नीचे अंटार्कटिका महादेश है। कौन महादेश है? बोलिए तो अंटार्कटिका। इतना एरिया में फैला है यह प्रशांत महासागर, उत्तर से दक्षिण तक। और भूमध्य रेखा पर और इसे गुजरती है, चूंकि हम लोग जानते हैं विषुवत रेखा। कौन रेखा गुजरती है? एशिया में भी इंडोनेशिया क्षेत्र से गुजरता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा अगर यहाँ से पूरे माने यहाँ से महासागर से पूरा यहाँ तक की लंबाई कहेंगे कितना है पूरा, यानी कि लंबते लंबते कितना है, ये भूमध्य सागर इसे कहते हैं। कौन सागर कहते हैं? पृथ्वी को दो भाग में बांटने वाला रेखा को भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के कहेंगे कितना लंबाई है प्रशांत महासागर में? भूमध्य सागर की लंबाई प्रशांत महासागर में कई किलोमीटर है? तो कहेंगे 16,000 किलोमीटर। कई किलोमीटर? 16,000 किलोमीटर। और इसके पश्चिम में एशिया ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिम इधर हो गया पूरब, तो पश्चिम में एशिया और कौन? ऑस्ट्रेलिया। और पूरब में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। ध्यान दीजिए, अगर कहें दक्षिण में कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। दक्षिण में अंटार्कटिका महादेश। तो महादेशों का किससे घिरा है वो देख लिए। पड़वाल भीति प्रशांत महासागर में बहुत ज्यादा है, माने मूंगे की चट्टान को क्या कहते हैं? पड़वाल भीति। सबसे बड़ा पढ़े हैं ना ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी भागों में पढ़े हैं ना। तो यह जो है मूंगा नाम की जीव है, रंग बिरंगा रहता है, लोग उसे तैर करके देखने जाता है नीचे में। मूंगा के जीव को बड़ी सुंदर दिखता है, छोटा छोटा रहता है, रंग बिरंग कलर में रहता है। ठीक है ना? तो यह जब मर जाएगा तो इसके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो ठोस रहता है वो गलेगा नहीं, वो लेयर बना लेगा, अरबों संख्या में निकलेगा। मरने के बाद एक लेयर बिछ गया, फिर ऐसे लेयर बिछते 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 एक ऊंचा रूप चट्टान बन जाता है, तो उसे पड़वाल भीत कहते हैं। बहुत सारे पड़वाल भीत ऊपर में आ गए हैं, बहुत सारे जो समुद्र के नीचे है, कम माने कि समुद्र के नीचे में ही है, लेकिन वो भीत के रूप में नजर आता है अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? पड़वाल भीत। तो सबसे ज्यादा पड़वाल भीत किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। 2000 यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर कहें इसमें इस महाद्वीप में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक टापू है। टापू कितना है? पड़वाल भीति तो है ही है सबसे ज्यादा, और 2000 टापू है, माने महासागर में स्थलीय भाग ऊपर उठ गया है, जब महासागर के नीचे के स्थलीय भाग ऊपर आ गया है तो उसे कहेंगे टापू, चारों ओर जल से घिरा है। तो कितना द्वीप है बोलिए तो? प्रशांत महासागर में 2000 टापू है। और इसमें प्रशांत महासागर के अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। माने कह रहा है अधिकांश तटवर्ती सागर माने अधिकांश तट की लंबाई किधर मिलेगा बताइए तो? पश्चिमी क्षेत्र में। का है? कई किस एरिया में अंदर अंदर तक जो ही चला गया है जल, समझ रहे हैं ना?
तो अंदर अंदर तक चला जाएगा तो तट की सीमा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है, माने ने बहुत कम खाड़ी है यानी ज़्यादा खाड़ी है, इसलिए कहेंगे तटीय सीमा ज़्यादा प्रशांत महासागर के पश्चिम ओरी है कि पूरब ओरी है। तो पश्चिम ओरी तटीय सीमा की लंबाई ज़्यादा है, पूरब के तरफ कम है। और बेरिंग सागर, ऊपर वाला सागर का नाम क्या हो गया? ये बेरिंग जल संधि इसलिए नाम है कि सागर के नाम है बेरिंग सागर। इस सागर के नाम क्या है बोलिए तो बेरिंग सागर। और अगर बात करें ओखटक सागर, तो बेरिंग सागर के नीचे में कौन है? ओखटक सागर। और ओखटक सागर के बाद जापान सागर, जापान सागर के बाद पीत सागर, और पीत सागर के बाद सबसे नीचे पूर्वी चीन सागर। तो ये सब भी जो है, ये सब मेन जो है ये खाड़ी वाला सागर, ये माने महासागर, और इसमें छोटे छोटे जलीय क्षेत्र जो सागर बटे हैं वो 5 गो क्रम से ऑर्डर से ऊपर से नीचे कहिएगा तो कौन? ओखटक, पहले बेरिंग, तब ओखटक, तब जो है जापान, तब पीत, तब उसके बाद पूर्वी चीन सागर, और तब उसके नीचे दक्षिणी चीन सागर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दक्षिणी चीन सागर। तो बोलिए तो क्या क्या कहें? सबसे ऊपर में बोलिए बेरिंग सागर, तब बोलिए ओखटक सागर, तब बोलिए जापान सागर, तब पीत सागर, तब पूर्वी चीन सागर, तब दक्षिणी चीन सागर। ये सारे पड़ते हैं प्रशांत महासागर में। कहाँ पड़ते बोलिए तो? प्रशांत महासागर में। और पूरब की ओर केवल इन्हें बस एगो जगह है, यहाँ पर थोड़ा सा एगो जगह है बीच में खाड़ी है, इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन खाड़ी है बोलिए तो? बस एक एगो है, ये है इधर, बाकी खाड़ी वाली नहीं है। इधर एक एगो कहेंगे खाड़ी, कौन? कैलिफोर्निया, घिरा हुआ जलीय क्षेत्र कौन कहेंगे? कैलिफोर्निया की खाड़ी, जो स्थल से घिरा है। ये सभी भी स्थल से घिरा है, तभी पढ़ रहे हैं। आई जो है इधर एक एगो जगह स्थल से घिरा, तब ना तटीय सीमा इधर ज्यादा पढ़े थे, इधर कम पढ़े थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर कहें कि इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है, इसे महासागरों की औसत गहराई पढ़ते हैं तो 3800 मीटर, सब महासागर के प्लेन कर देंगे नीचे के माटी तक। लेकिन प्रशांत महासागर के नीचे के माटी को प्लेन कर दीजिएगा समुद्र में तो 7300 मीटर आएगा। ये गहराई थोड़ा ज्यादा है। कौन? प्रशांत महासागर। सर्वाधिक जलमग्न खाड़िया खाइया अथवा खाइया, सर्वाधिक जलमग्न खाइया अथवा गर्त प्रशांत महासागर में ही है। माने अधिकांश गर्त पड़े हैं ना, कई गो गर्त? 37। कई गो गर्त पड़े थे इसमें? 37। 19 गो अटलांटिक महासागर में, 6 गो हिंद महासागर में। याद है ना सबके नहीं को? तो अधिकांश गर्त इसी में है। और इसके नीचे में, समुद्र के नीचे में मैंगनीज की ग्रंथियां सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन से धातु खनिज पाए जाते हैं? मैंगनीज की, इस महासागर के नीचे में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर की कहानी समाप्त हो गई, ठीक है ना? एक बार रिवीजन कर ले प्रशांत महासागर। बताइए तो, अगर कहें इसका क्षेत्रफल कितना? 16,57,23,740। और कहेंगे ऊपर में कौन जल संधि है? बेरिंग जल संधि। और इसकी भूमध्य रेखा पर लंबाई कितना है? 16,000 किलोमीटर। और इसमें बताइए तो, पढ़िए लिए कि पश्चिम एशिया ऑस्ट्रेलिया है, और पूर्व में उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण में अंटार्कटिका है। और अगर बात करें यह जो है प्रवाल भी इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें 2000 टापू है। और इसमें जो है सागर कहेंगे तो पश्चिम के तरफ जो है वह पहले बेरिंग सागर, ओखटक सागर, तब जो है जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, और इधर में एगो कैलिफोर्निया की खाड़ी पूर्वी तरफ कह देंगे। तो इसके में इसकी औसत गहराई जो कहेंगे 7300 मीटर है, और इसमें मैंगनीज की ग्रंथियां पाई जाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग अटलांटिक महासागर। तो दूसरा बड़ा महासागर कहेंगे तो कौन है? अटलांटिक महासागर है। वो का सीधे आधे आधे, यानी वो था 16.5, आई हो गया 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर अटलांटिक महासागर है। लेकिन तटीय सीमा प्रशांत महासागर से ज्यादा है। किसकी? अटलांटिक महासागर की। याद रखिएगा का है, क्या कि अंदर तक जो है, अब कोई आदमी इससे जाए तो इसकी लंबाई जोड़ लीजिए, इतने जाए ऐसे। अब बताइए किसकी तटीय सीमा ज्यादा होगी? ये सब ने लंबाई जोड़िएगा तो सब में बीच में पानी रहेगा, तो ये सब तटीय सीमा हो जाएगा कि नहीं? तटीय सीमा हो जाएगा। तो इतना जुड़िएगा और इतना जुड़िएगा, किसका लंबाई ज्यादा हो गया? एक 3 गुना 4 गुना से ज्यादा हो गया। इसीलिए क्षेत्रफल ज्यादा होने के बावजूद अटलांटिक महासागर की तटीय सीमा प्रशांत महासागर से ज्यादा है। इसको हम लोग कल पढ़े थे, याद है ना सबके नहीं को? काहे है सो भी जाने थे। अब ध्यान दीजिए, यह 16% है कुल क्षेत्रफल का।
कितना परसेंट? 33% से ज्यादा था कौन? प्रशांत महासागर। और यह अटलांटिक महासागर कहेंगे पूरे पृथ्वी का 16%, क्योंकि तब ना मिला के 71% पहुंचाना है, 4 महासागर, 33 हो गया, 16 ही हो गया, ठीक है ना। ऊ माने कौन? प्रशांत महासागर, आई माने कौन? अटलांटिक महासागर। इतना तो जान रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर कहे इसकी आकृति एस आकृति की है, माने इधर अगर कहें तो पूरा पश्चिम, माने इधर जो है यूरोप है, कौन है बोलिए तो? यूरोप। इधर से अफ्रीका है, इधर से है इधर उत्तरी अमेरिका, इधर से है दक्षिणी अमेरिका। इस एस आकृति में ऐसे जो है अटलांटिक महासागर है। कौन आकृति में है? एस आकृति में। कौन महासागर? अटलांटिक महासागर। अगर इस आकृति में महादेश कहेगा ना तो कहिएगा अंटार्कटिका। कौन कहिएगा? अंटार्कटिका। महादेश कहिएगा इस आकृति में कौन है तो अंटार्कटिका। अगर कहेंगे कि महासागर कौन है इस आकृति का महासागर आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे? अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम में, अब देखिए इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब, तो पश्चिम में कौन हो जाएगा बताइए तो? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो दोनों को अमेरिका बोल दिया, और मैंने दोनों अमेरिका कह दिया, उत्तरी और दक्षिणी, दो अमेरिका महादेश। और कह रहा है पूरब में यूरोप, और कौन सी? अफ्रीका। और दक्षिण में, नीचे में सबके दक्षिण में कौन है? अंटार्कटिका। और इसमें कौन कौन से सागर है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर सागर की बात करेंगे तो यहीं पर समझ लीजिए, सागर की बात करेंगे तो कौन कौन से सागर है, तो ध्यान दीजिए। सागर है ग्रीनलैंड सागर, सबसे ऊपर में यहाँ पर नाम क्या हो गया? ग्रीनलैंड सागर सबसे ऊपर में, क्योंकि ग्रीनलैंड ये देश है तो इसके बगल वाला जलीय क्षेत्र को कह देते हैं ग्रीनलैंड सागर, क्योंकि ग्रीनलैंड के बगल में है, ऊपर से आ रहे हैं। अब इसके बाद है हडसन की खाड़ी। इस साइड जो उत्तरी अमेरिका देश है ना, एक अंदर में चला जाता है जलीय क्षेत्र, ठीक है ना, जलीय क्षेत्र, और इसको कह देते हैं हडसन की खाड़ी। क्या बोल देते हैं? कहेंगे कहाँ? कनाडा में। ये कनाडा है, अमेरिका है, मेक्सिको है, छोटे छोटे टापू वाला देश है, तो कहेंगे कनाडा में है कौन बताइए तो? हडसन की खाड़ी कनाडा में। बाल्टिक सागर इधर यूरोप में या यूरोपीय क्षेत्र है, और इधर आ जाता है बाल्टिक सागर। कौन क्षेत्र है बोलिए तो? बाल्टिक सागर। और उत्तरी सागर, इस साइड में बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को जोड़े वाला एगो नहर है, किले नहर। कौन नहर है? किले नहर। तो ये हो गया उत्तरी सागर, आई हो गया बाल्टिक सागर। चलिए 4 गो जलीय क्षेत्र बोल दीजिएगा। एक ग्रीनलैंड सागर, बाल कैसे अंदर में चल जा रहा है? हमरे बाल उड़ के आ जा रहा है, बाल कटवा लेंगे, ठीक है ना, लेकिन 9वीं के बाद ना बाल कटवा लेंगे, एकदम छोटा छोटा रहेगा बाल, बाल के झंझटे खत्म, है कि नहीं? न कंघी लगाने की जरूरत, न तेल लगाने की जरूरत, समय की बचत होगा ना, है कि नहीं? अच्छा, आपको लगता है बाल से कुछ होता है? कुछ नहीं। अब हम लोग समझदार, 9th 10th में 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तब बाल का वैल्यू रहता है। बार बार आईना देखते होंगे सभी कोई, ठीक है ना। 9th 10th 11th 12th जब आप ग्रेजुएशन के लगभग में आ जाते हैं तब समझ लेते हैं दोस्त दुनिया को कि नहीं, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अब ध्यान दीजिए इधर, अगर हम लोग कहें कि अटलांटिक महासागर के बारे में हम लोग जाने तो बोलिए तो यूरोप, अफ्रीका, इससे पहले ग्रीनलैंड, इसको कहे हडसन, इसको कहे बाल्टिक, इससे कहे उत्तरी सागर। इतना 4 गो सागर क्लियर। अब जानना है हम लोग को उत्तरी सागर का मग्न तट पर स्थित है, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, इस सारे जितना हम लोग पढ़े ना 4 गो सागर, इस सभी मग्न तट है, माने गहराई 200 मीटर से ज्यादा नहीं है इसके तटीय भागों की गहराई। तो यहाँ मछली का पालन होगा, जहाँ ज्यादा गहरा नहीं होगा वहां मछली का पालन होगा। तो कहेंगे सब मग्न तटीय, इसके जो है तटीय भाग ज्यादा गहरे नहीं है। तटीय भाग का जो जलीय क्षेत्र है बगल में वो ज्यादा गहरा नहीं है। तो 4 गो मगन तट पर स्थित है, याद रखिएगा। तभी क्या है, एक मगन तट का 4 उदाहरण है। इस महासागर की विशेषता है मध्य अटलांटिक कटक, यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है। देखिए ये कह रहा है
कि बीच बीच में बहुत सारे कटक, पहले किसे कहते हैं बता चुके हैं, समुंदर का पर्वतीय भाग को कटक कहते हैं। यानी समुंदर के अंदर में भी मिट्टी जो होगा उबड़ खाबड़ होगा, कोई बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, तो ऊंचे वाले जो है समुंदर के अंदर में ऊंचे पर्वतों को कहते हैं कटक। क्या बोलते हैं बोलिए तो कटक कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पर्वत मिलता है मध्य क्षेत्र में, अटलांटिक महासागर के कौन क्षेत्र में, उत्तरी दक्षिणी नहीं, मध्य क्षेत्र में। और कौन कौन, अब वही कटक जब थोड़ा सा जल का लेवल नीचे होगा या नीचे के प्लेट टकराएंगे तो ये कटक जो जल के नीचे था ऊपर में आके टापू बन जाता है। इतना बात क्लियर है ना, द्वीप बन जाएगा। तो जो कटक पहले था जल के नीचे था, आज द्वीप का रूप ले लिया है, उसका कुछ नाम याद करना है हम लोग। ठीक है, बातें समझ में आया, कटक और द्वीप। तो इसमें सबसे पहले कहेंगे आइसलैंड से लेके दक्षिण में बोवेट द्वीप, ऊपर में यहाँ एगो देश है आइसलैंड, पहले कटक था, ये एक द्वीप बन गया, आज एक देश है, इसका नाम है आइसलैंड, जहाँ विश्व शांति सूचकांक में 1 नंबर में रहता है। कौन बोलिए तो आइसलैंड, क्योंकि वहाँ 40 लाख जनसंख्या है, यानी कि एगो बिहार में एगो छोटा माने एगो एवरेज जिला है उसके बराबर देश की जनसंख्या, बिहार राज्य छोड़िए एगो जिला के बराबर, और उद्देश्य है। और चारों तरफ आइसलैंड के अग्नि ही माने से घिरा हुआ है, माने ज्वालामुखी है इसके किनारे किनारे, ऐसे भी लोग शांत रहेगा कि कहीं आग उग नहीं लग जाए। ठीक है, और जो है जनसंख्या कम है, पैसा ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये लोग जो है शांति से रहता है, और शांति सूचकांक में 1 नंबर में रहता है कौन, आइसलैंड। तो ध्यान दीजिए, ये आइसलैंड पहले कटक था, अब द्वीप बन गया, और नीचे में है सबसे नीचे बोवेट द्वीप। आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। क्या किलोमीटर है? आइसलैंड से बोवेट द्वीप की लंबाई कितना कह देंगे, 1400 किलोमीटर तक, लगभग 1400 किलोमीटर लंबा। और क्या बोले 14,000, अच्छा 1400 कैसे होगा, 16,000 जब विषुवत रेखा की लंबाई पढ़े थे तो ये तो ज्यादा लग रहा है, तो कितना होगा 14,000 किलोमीटर। और इसकी बात करते हैं 400 मीटर ऊंचा है, 4,000 मीटर क्या है बताइए तो ऊंचा है। ऊंचा का मतलब क्या, यानी यह जो है जैसे 7300 मीटर पढ़े ना थे, मानी गहराई दर्शाना चाह रहा है। इस महासागर की एवरेज गहराई कितना है, 4,000 मीटर। ठीक है, माने ऊंचा का मतलब ये महासागर की ऊंचाई, माने तो महासागर की ऊंचाई कैसे मापता है, नीचे के स्थले से ना नापेंगे ऊंचाई कि ऊपर तक कितना है, तो वही कहेंगे गहरा, इसको कह सकते हैं गहरा कितना है, एवरेज गहराई कितना कह देंगे बोलिए तो 4,000। आई लंबाई कहेंगे ऊपर से नीचे कितनी हो गई, 16,000, 16,000 नहीं 14,000। कितना जल्दी बोलिए तो 14,000 मतलब लंबाई, अगर ऊंचाई की बात करें तो कितना 4,000। यह जलमग्न कटक है तो भी इसकी अनेक चोटियां जल के ऊपर उठकर टापू का रूप ले लिया है। ठीक है ना, बहुत सारे जल में मग्न था, सभी माने कम गहराई में था। जलमग्न का मतलब ऊपर से जल, नीचे से पर्वत दिखाई देगा, वहां जाइएगा तब कि नीचे में तो पर्वत लग रहा है, इतना साफ पानी में देखिएगा तो उसको भी कहेंगे जल में मग्न है, माने दिखाई देगा कोई भी चीज ना तो उसे जलमग्न कहेंगे। तो ऊपरी भाग से ये सब कटक सब जितना है दिखता है नीचे के पर्वत के रूप में, जल के ऊपरी सतह से। और जो ऊपर उठ गया तो टापू का रूप ले लिया। अब कौन कौन टापू है वो सब हमको लोगों को एक एक कर करके देखे के है। छोटे छोटे द्वीप का रूप धारण कर लेती है जब यह ऊपर उठती है तो। और कौन कौन टापू है इसमें 8-9 गो टापू का नाम याद करे के है जो अटलांटिक महासागर में है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर कहेंगे पाइको द्वीप। देखिए अभी हम लोग पढ़े इधर हम लोग पढ़े या उत्तरी अमेरिका, इधर से पढ़ लिए दक्षिणी अमेरिका, और इधर से पढ़ लिए यूरोप, और इधर से पढ़ लिए कौन है, अफ्रीका। चलिए आराम से बस याद करने से मतलब रखना है, ठीक है ना। तो इसमें 4 में अटलांटिक महासागर पढ़ रहे हैं ना, तो पाइको द्वीप जो है अजोर्स द्वीप एकदम यहाँ पर छोटे छोटे टापू का समूह है, ठीक है ना। यानी कहेंगे उत्तरी अटलांटिक, बीच वाला हो गया इसके आधा आधा हो गया भूमध्य सागर ही हो गया, तो ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक, अगर ये विषुवत रेखा हो गया तो ऊपर में अजोर्स द्वीप है।
और अजोर्स ये पूरा को कहते हैं अजोर्स। ये में एगो टापू जो सबसे बड़ा है उसका नाम है पाइको। क्या नाम है बोलिए तो? पाइको। तो अजोर्स टापुओं का समूह है, एक देश के रूप में जाना जाता है। कौन? अजोर्स देश, अटलांटिक महासागर में। लेकिन उसमें सब बहुत सारे टापू है, जिसमें बड़का टापू का नाम क्या है? पाइको। तो ये वो टापू जो जहाँ पर जनसंख्या रहती है, कहेंगे पाइको द्वीप। कहाँ पर है बोलिए तो? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अजोर्स क्षेत्र का एगो पाइको। केप बर्दे, केप बर्दे, इसके नीचे आएंगे तो अफ्रीका के इस साइड में मिलेगा केप बर्दे। कौन द्वीप मिलेगा बोलिए तो? केप बर्दे। फिर सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट यहाँ पर एक सेंट पॉल है। कौन है बोलिए तो? सेंट पॉल। माने ये पर्वत की ढलान काफी ज्यादा है। माने ऐसे रहेगा तो कहेंगे कम ढलान, और एकदम ऐसे रहेगा तो कहेंगे क्या? ज्यादा ढलान। तो सबसे तीखी चोटी कहेंगे, माने तीव्र ढलान वाला जो चोटी है वो भूमध्य सागर के बगल में ऊपर में कहेंगे सेंट पॉल द्वीप। कौन द्वीप है? सेंट पॉल। एकदम इत्मीनान से समझिए। अजोर्स, पाइको, सेंट पॉल। अजोर्स का पाइको, केप बर्दे, सेंट पॉल। यानी पाइको, केप बर्दे, सेंट पॉल, तीन को बोलिए तो कौन कौन? पाइको, केप बर्दे, सेंट पॉल, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बोलिए कौन कौन? पाइको, केप बर्दे और सेंट पॉल। पाइको, केप बर्दे, सेंट पॉल। पाइको, केप बर्दे और कौन? सेंट पॉल। और यह महासागर से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है। करे जो महासागर है सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ है? ठीक है, तो हर जगह थोड़ी चौड़ाई सेम होगा, कहीं बढ़ गया, कहीं कम हो गया, कहीं ज्यादा हो गया, है कि नहीं? तो सबसे अधिक चौड़ा ये हडसन की खाड़ी पढ़े ना थे, हडसन की खाड़ी। इधर है एकदम उत्तरी सागर का अंतिम बिंदु, बाल्टिक सागर का अंतिम बिंदु, पूरा इधर तक चल जाता है, एशिया तक। तो इसकी 55 डिग्री अक्षांश में ही आएगा। ऐसे 0, 1, 2, 10, 30, 40, 50, तो 55 पर में 90 तक। तो कहेंगे सबसे अधिक चौड़ा कौन अक्षांश की रेखा है? तो उत्तरी अक्षांश में 55 डिग्री अक्षांश के पास ही सबसे ज्यादा चौड़ा है। इतना बात क्लियर है? कहां से कहां? तो हडसन की खाड़ी से लेके ये बाल्टिक सागर के तक फैलल है। तो कई डिग्री अक्षांश में अधिक चौड़ा कहेंगे? 55 डिग्री में। और अगर कहें इसे टेलीग्राफ पठार के रूप में पुकारा जाता है। इसको टेली माने दूर, टेलीफोन माने दूर तक के फोन सुनाई दे, फोन माने ध्वनि की तीव्रता, बात समझ रहे ना? तो कहते थे कौन चीज? टेलीफोन। तो उसी पर टेलीग्राफ माने काफी दूर तक ही फैलल है, तो इसीलिए इसको कह देते हैं टेलीग्राफिक पठार। इस लाइन को बोल देते हैं, पठार उठार नहीं है, बस इस लाइन को बोल देते हैं। और भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर 2 भागों में बांट देता है। और इस जल, इसको कहते हैं टेलीग्राफी पठार, जलीय क्षेत्र को बोलते हैं, इतना को टेलीग्राफी पठार। और इस जलीय क्षेत्र को कहते हैं रोमांस गंभीर, जलीय क्षेत्र है। और इसको क्या बोलते हैं बोलिए तो? रोमांस गंभीर जलीय क्षेत्र का नाम है। और रोमांस गंभीर के ऊपर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इस जलीय क्षेत्र सबसे चौड़ा वाला को कह दिए टेलीग्राफिक पठार, और इस बीचों बीच वाला क्षेत्र को कह दिए रोमांस गंभीर, जो विषुवत रेखा के पास है। और उसके ऊपर उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक। और उत्तरी भाग में डॉल्फिन श्रेणी, दक्षिणी भाग का चैलेंजर कटक है। उत्तरी भाग का डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का चैलेंजर कटक। यानी कहने का मतलब इसके जो रोमांस गंभीर 2 भागों में बांटती है, तो उत्तरी भाग कहलाता है, ई वाला क्षेत्र उत्तरी भाग, इसको कहेंगे कौन? डॉल्फिन श्रेणी। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये विषुवत रेखा को 2 भाग में बांटेगा, तो ऊपर वाला भाग कहलाएगा डॉल्फिन श्रेणी, रोमांस गंभीर के ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग। और दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है ये कहलाएगा, ये दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है ये कहलाएगा कौन चीज? तो चैलेंजर कटक। यानी रोमांस गंभीर जो विषुवत रेखा पर है, जो 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी अटलांटिक, तो उत्तरी वाला भाग को हम लोग कह देते हैं डॉल्फिन श्रेणी, और दक्षिणी वाला भाग को चैलेंजर कटक। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही एक और है इधर बरमुड्डा द्वीप। कौन द्वीप है यहाँ पर? बरमुड्डा। तो देखिए चौथा द्वीप पढ़ चुके हैं ऊपर में, आएगो इसको डॉल्फिन श्रेणी पढ़े हैं, इतने ना लाइन पढ़े हैं। तो ये टापू का ना, टापू 4 गो पढ़े, अजोर्स का पाइको, केप बर्डे, सेंट पॉल तीरो ढलान वाला, इधर से बरमुड्डा। क्या नाम है? बरमुड्डा। और बरमुड्डा दक्षिणी महासागर में त्रिस्ता द कुनहा
चलिए बरमुडा, कोई बरमुडा ट्रियंगल सुनते हैं ना, तो बरमुडा से लेके क्यूबा, इधर एगो देश कौन है, क्यूबा, यहाँ और इधर एगो देश है जिसका नाम है, याद रखिएगा, एक टापू वाला इधर कैरेबियन देश है, इसी को जोड़ देते हैं तो इसके जलीय क्षेत्र को बरमुडा ट्रियंगल जलीय क्षेत्र कहते हैं। माने 3 बिंदु को जोड़ देते हैं, बरमुडा, क्यूबा और इधर से एगो टापू वाला देश, और बीच के जलीय क्षेत्र को बरमुडा ट्रियंगल कहते हैं। यहाँ पर कोई जहाज वाज जाता है तो अपने आप खिंचा के डूब जाता है, उधर से होकर जहाज वाज नहीं जाता है। वायुयान भी थोड़ा नजदीक में आता है तो उसको भी खींच लेता है, क्योंकि वहां पर एक प्राकृतिक घटना घटित होती है, एट्रैक्शन वाला आ जाता है वहां पर जल में तो खींच लेता है। तो ये बरमुडा ट्रियंगल में सब काहे खिंचा जाता है, बस एक ही कारण है कि वहां पर जो है जलीय क्षेत्र की घुमाव इतने तेजी से घूमते हैं वहां जलीय क्षेत्र, ऊपर वाले चीजों को खींच लेता है, ठीक है ना। तो ये बरमुडा ट्रियंगल यहीं पर है, तो बरमुडा एगो ऊपर लिए टापू। अब आ जाइए त्रिस्ता दी कुनहा, ये दक्षिण में अब है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आएंगे। त्रिस्ता दी कुनहा, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट द्वीप। तो देखिए यहाँ पर है त्रिस्ता दी कुनहा, और तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तब सबसे नीचे बोवेट, सबसे नीचे कौन है बोलिए तो, बोवेट। बोवेट पढ़े थे ना, आइसलैंड से बोवेट तक 14,000 किलोमीटर, याद है सबके निको। तो ये बोवेट यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर गुआ है, तब इसके बाद यहाँ सेंट हेलेना है। चलिए चारों नाम याद कर लीजिए, सबसे पहले त्रिस्ता दी कुनहा, और तब यहाँ पर गुआ और सेंट हेलेना, बोवेट। त्रिस्ता दी कुनहा, गुआ, सेंट हेलेना, और ये किसके बाद बोवेट। देखिए समझिए थोड़ा सा, नेपोलियन जो है ना बड़ी उत्पात मचा के रख ले था, बहुत एनर्जेटिक आदमी था, अकेले पूरा लगभग यूरोप पर कब्जा कर रहा था। तो सारा ब्रिटेन का जो है देश एक साथ होके और नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है, ब्रिटेन मेन था, सब मिलके हरा दिया, और ओकरा के भूमध्य सागर के एगो टापू में रख दिया था। तो वहां से वो भाग गया 13 के समय में, कब 1813 में। तो फिर एक के फिर जाके कब्जा कर लिया, फिर उत्पात मचाने लगा। उत्पात नहीं, वो सही करता था लेकिन चाहता था कि हमारा कब्जा में सब रहे। तो सब मिल करके जो है फिर 15 में हराया, 1815 में, ठीक है ना। और जिस अंतिम रूप से इसे वाटरलू का युद्ध कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग विश्व इतिहास में। तब ओकरा बाद पकड़ के कहा कि इधर उधर रखते तो भाग आता है, एकदम निर्जन जगह में ऐसा जगह रखिए देते हैं कि भागिए नहीं पाएगा। तो बीच एकदम महासागर में यहीं पर रख दिया, सेंट हेलेना द्वीप में, और वही जगह 5-6 साल में मर गया कौन, नेपोलियन। वहां से भागेगा तो कहाँ जाएगा, पूरा समुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से यह सेंट हेलेना द्वीप याद रखिएगा कहाँ, अटलांटिक महासागर में। तो ये हो गया त्रिस्ता दी कुनहा, गुआ, सेंट हेलेना और बोवेट। त्रिस्ता दी कुनहा, गुआ, सेंट हेलेना और बोवेट। याद हुआ कि नहीं बताइए, 4 इधर 4 उधर, 8 गो। चलिए 8 अभी बोले के हैं, बोलिए तो कौन, इधर से अजोर्स, इधर से केप बर्डे, इधर से सेंट पॉल, और ये बरमुडा, त्रिस्ता दी कुनहा, गुआ, सेंट हेलेना, बोवेट द्वीप। याद हो गया, चलिए बोलिए इसका नाम बोवेट, इसका सेंट हेलेना। एकदम याद है करके इसको सोच लिए होंगे कि नहीं, ये कंफर्म याद नहीं करेंगे, इसमें से 4-5 आदमी सोच लिए होंगे, ठीक है ना। सर जी को बोलने दो, हम तो हम याद ही नहीं करेंगे तो कैसे याद करा देंगे। लेकिन नहीं, आपको जो याद यही जगह करे के है। हम देख रहे हैं कौन सरेंडर बोल रहे हैं और कौन इसको एकदम चाव से पढ़ रहे हैं याद करने के व्यू से। तो याद करिए, एकदम याद होगा। ये कौन चाहिए बोलिए तो, या बोवेट, इसका नाम सेंट हेलेना, इसका नाम गुआ, इसका नाम त्रिस्ता दी कुनहा, और इसका नाम सेंट पॉल, ई बरमुडा, और इसका नाम हो गया केप वर्डे, इसका नाम अजोर्स का पाइको, अजोर्स का पाइको। एक बार और, अजोर्स का पाइको, केप वर्डे, बरमुडा, सेंट पॉल, त्रिस्ता दी कुनहा, और इसका नाम गुआ, इसका सेंट हेलेना, और इसका नाम बोवेट द्वीप। तो इस तरीका से इस सारे टापू आपको कहेगा ना तो कहिएगा किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। और उत्तरी दक्षिणी में कौन कौन है वो भी याद कर लेना है। अब इसमें जानना है अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर का कैरेबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। तो ये तो पढ़े ही थे, मगन तट में पढ़े थे कौन, ग्रीनलैंड सागर, और फिर इधर ग्रीनलैंड सागर,
और इधर पर पढ़े थे उत्तरी सागर, फिर बाल्टिक सागर और इधर हडसन की खाड़ी, यही ना पढ़े थे 4 गो। तो ये कह रहा है कि बैफिन की खाड़ी। और एक और बात याद रखिए, बैफिन की खाड़ी जो है ये हम लोग हडसन पढ़े हैं ना, हडसन, हडसन की खाड़ी के ऊपर में यहाँ पर एगो कौन है, बैफिन की खाड़ी। कौन खाड़ी है बोलिए तो, बैफिन। तो ये बैफिन की खाड़ी है, यहाँ पर हो गया कौन, हडसन की खाड़ी। और यहाँ पर ग्रीनलैंड सागर, ये उत्तरी सागर, और इधर बाल्टिक सागर, याद है ना सबके निको। यह बैफिन, ग्रीनलैंड, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, और इधर हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, तो उत्तरी सागर हो गया, बाल्टिक सागर हो गया उधर, क्लियर है। और अगर बात करें मैक्सिको की खाड़ी, हाँ नीचे में अब आएंगे ना, तो यहाँ पर एगो मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी। कौन खाड़ी मिलेगा बोलिए तो, मैक्सिको। तो यहाँ पर हो गया मैक्सिको की खाड़ी, और ये हो गया एक बैफिन्स की खाड़ी, नया पढ़े, बाकी सब पहले से पढ़े हैं। और भूमध्य सागर, हाँ इस साइड में जो है जलीय क्षेत्र को क्या बोल देंगे, भूमध्य सागर। ये भी अटलांटिक महासागर का पानी जाता है वहाँ, वहाँ कहाँ मतलब अटलांटिक महासागर का पानी जाता है। और जो है एक कैरिबियन सागर, तो यहाँ पर छोटे छोटे टापू वाला सब बहुत सारे देश है, यहाँ पर बहुत सारे देश, तो इस जलीय क्षेत्र को कह देते हैं कैरिबियन सागर। ठीक है, बहुत बड़का बात तो है नहीं, देखिए सब क्षेत्र जान जाइएगा। एक का नाम क्या हो गया, बैफिन, इसका नाम ग्रीनलैंड सागर, इसका नाम उत्तरी सागर, इसका नाम बाल्टिक सागर, इसका नाम हडसन की खाड़ी, इसका नाम मैक्सिको की खाड़ी, इसका नाम जो है कैरेबियन सागर, और इसका नाम भूमध्य सागर। सब जलीय क्षेत्र का नाम याद होगा कि नहीं बोलिए तो। इसका नाम कौन सी, बैफिन की खाड़ी, लाइन से बोलिए। ये ग्रीनलैंड सागर, इसका नाम उत्तरी सागर, इसका नाम बाल्टिक सागर, इसका नाम हडसन की खाड़ी, इसका नाम बताइए मैक्सिको की खाड़ी, इसका नाम कैरेबियन सागर, इसका नाम भूमध्य सागर। चलिए इतना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते जलीय क्षेत्र, बोलिए तो। इसका हम इसको क्या बोले, बैफिन, इसका ग्रीनलैंड, फिर उत्तरी, फिर बाल्टिक, और इधर से बोलिए हडसन, इधर से बोलिए मैक्सिको, इधर से बोलिए कैरिबियन, और इधर से बोल दीजिए भूमध्य सागर। ये सभी जलीय क्षेत्र हो गया। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी होने के कारण, पढ़े थे इसकी तट रेखा की लंबाई प्रशांत महासागर से क्या है, ज्यादा है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं। कटी फटी तट रेखा माने अंदर तक कट छट के जा रहा है इसलिए। और यहाँ पर बहुत अच्छे बंदरगाह भी होते हैं कटे कटे क्षेत्रों में, समझ रहे हैं ना, बंदरगाह। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका से यूरोप, अफ्रीका, और उधर से इधर, दक्षिणी अमेरिका से उधर, इधर व्यापार खूब होता है, तो इस जहाज के माध्यम से। इसीलिए कहेंगे अटलांटिक महासागर को व्यापारिक महासागर के तौर पर भी जानते हैं। वायुमंडल के समान परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव एक घटना है जिसे इंसो प्रभाव कहते हैं। इससे हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा समझना है। देखिए गौर करिए सभी कोई, अगर हम लोग कहें, हम लोग पढ़ें कि यहाँ पर विषुवत रेखा है, यहाँ पर विषुवत रेखा है, तो इस विषुवत रेखा के ऊपर में अगर देखें हम लोग, तो यह विषुवत रेखा है, इसके ऊपर में, इसके ऊपरी क्षेत्रों में मान ली उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका नीचे तक आ जाता है, उत्तरी अमेरिका हाँ इतना ही, और इधर से आ गया अगर कहें तो ये दक्षिणी अमेरिका है। कौन अमेरिका है बोलिए तो, दक्षिणी अमेरिका, और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, ठीक है, आराम से इसको समझना है। और अगर कहें यहाँ पर है तो यह पूरा विषुवत रेखा हो गया। अब ये इतने से समझ लेंगे एल नीनो क्या है। तो यहाँ पर इस विषुवत रेखा से एक जल की धार तेजी से चलती है, और यहाँ पर एगो पेरू देश है। कौन देश है, पेरू। और यहाँ पर एगो पहले से ठंडा ठंडा जल का धार बह रहा होता है, जिसे ला नीना कहते हैं। क्या बोलते हैं, ला नीना। या इसी को हमबोल्ट जलधारा कहते हैं, इसी को पेरुवियन जलधारा कहते हैं। एकदम ठंडा ठंडा जल रहता है, तो ये क्षेत्र भी ठंडा रहता है। लेकिन एक जो है इस विषुवत रेखा से गरम गरम जल के धार आके सारा ठंडा पानी के गरम कर देता है, और इस पूरा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है पेरू के तटीय भागों में। और इसका प्रभाव पूरा यह विषुवत रेखा के आसपास से लेके जितना
पृथ्वी की जलवायु है, इस सब का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाता है। किसके चलने से? एल नीनो के चलने से, जो इधर से आती है विषुवत रेखा से ऐसे। और जहां सूखा पड़ता था हर साल 3-4 साल, 10 साल में कभी एक बार, 5 साल में एक्टिव होगा, 5 से 10 साल में, तो 4-5 साल जहां सूखा पड़ता था वहां एक साल खूब बाढ़ हो जाएगा। तो समझ लीजिए एल नीनो का प्रभाव है। हर साल सूखा था, बाढ़ काहे आ गया। और जहां पर बाढ़ होता था वहां सूख जाएगा एरिया। पूरे मौसम के हर जगह जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना, एवरेज से गड़बड़ा जाएगा। तो ये किसके कारण बताइए? तो एल नीनो के, जलधारा के कारण। जितने ज्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही, माने जलधारा उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा। इस प्रभाव को इंसो प्रभाव कहते हैं। एल नीनो के इसे प्रभाव को क्या बोलते हैं? इंसो। तो कहेंगे एल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। आई ठंडा के भी क्या कर दे रहा है? गर्म कर दे रहा है। पेरुवियन जलधारा जो ठंडा है उसको क्या कर दे रहा है? गर्म कर दे रहा है। कहाँ ये एल नीनो प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली होता है? तो कहेंगे पेरू तट के पास। क्लियर है इतनी बातें? अब इसको पढ़ते हैं। इतना समझने के बाद तब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा माइंड में आप कनेक्ट करेंगे। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव, यानी कि वायुमंडल परिसंचरण माने हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, नमी है, तो एक गति करता है एक जगह से दूसरे जगह, और यही गति करते करते जब ऊपर उठ के बादल बनाता है, तब वर्षा कराता है, तो दुनिया के मौसम सब बदलते हैं। तो वायु के परिसंचरण और उसका महासागर पर भी प्रभाव पड़ता है, और महासागर के प्रभाव, महासागर के जलधारा से वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। तभी तो वायुमंडल के कारण ही ना बादल बना, वर्षा हुआ। तो महासागर के जल के धार का क्या वायुमंडल पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? वो एगो जले का ना धार था एल नीनो, जो वायुमंडल के कॉम्बिनेशन को इधर इधर उधर कर दिया। तो कैसे करता है उसको हम लोग इसे पढ़ते हैं। वायुमंडल की समान परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर प्रशांत महासागर गर्म होगा तो वायुमंडल पूरा गर्म होगा, प्रभावित होगा। प्रशांत महासागर का अगर जल ज्यादा ठंडा रहेगा तो वायुमंडल ज्यादा ठंडा रहेगा, पूरा मौसम बदलेगा। मध्य प्रशांत महासागर की, देखिए यहाँ पर यह है ना, यहाँ से बीच में मध्य प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर और आगे जाएगा तो पूरा बीच में, माने यहाँ से यहाँ जितना प्रशांत महासागर है उसके बीच में से शुरू होती है कौन? एल नीनो। इधर आती है दक्षिण के तरफ, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, बीच से भूविश्वत रेखा के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर में आती है। और दक्षिणी अमेरिका के तट पर, दक्षिण अमेरिका के कौन? पेरू के तट पर ज्यादा प्रभावित करेगा। ये देश कौन है? दक्षिणी अमेरिका। पेरू के तट यानी दक्षिण अमेरिका प्रभावित होती है, और पेरू की ठंडी ठंडी वहां पेरुवियन या हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। एक तुरंत कल हम लोग पढ़ेंगे हम्बोल्ट जलधारा। ये सब टोटल जो जलधारा का जटिल रहता है सबको बुझाता नहीं है। हम लोग आधा घंटा पढ़ेंगे, यानी कोई भी समझ के पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। टोटल 30 गो जलधारा, लेकिन रट के नहीं, कैसे है ड्रॉ कर करके। अब बाद में जैसे आप लोग आएंगे, छुट्टी होगा या आज पढ़ा के छुट्टी कर देते हैं, और इस सब जो है मैप बड़ा बड़ा दे करके तब तक हम निकलवा लेते हैं मैप वगैरह, ठीक है। और ये सभी मैप से यहाँ हम बता देंगे पहले, और उसके बाद घर से आपको ड्रॉ करके आना होगा ड्राइंग पेपर पर, बड़ा वाला पेपर पर, क्योंकि उतना छोटा पेपर जो है उसमें नहीं दिखाई देता है, समझ रहे हैं ना। जो मैप का दीजिए तो इधर आगे बढ़ाइए। ये जो है मैप का है, ये भी बड़ा है, सबसे बड़ा इतने मिलता है, मैंने इतना में, और भी मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा तो 25-30 रुपये मिलेगा, तो उतना ही बड़ा वाला हम ज़्यादा निकाल लेते हैं। और ऐसा नहीं केवल ब्लैंक पेपर रहेगा। ब्लैंक पेपर का मतलब जो खाली रहेगा आपको भरना है, उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा। लिख देता है तो पढ़े का मन नहीं करता है, समझ ना। आप पूरा देख रहे खाली है तो 2 बात समझ में आ रहा है, और वहीं मैप ला देंगे पूरा भरा हुआ तो इससे जितना अच्छा समझ में आएगा उससे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पूरा ब्लैंक रहेगा, और उसमें जो है हम ड्रॉ करके बता देंगे यहाँ पर, उसी को पेज को ला के, और फिर आप जो है उसको भर के ला के पूरा ऐसा जलधारा वगैरह सब चीज़ बनाए। तो जितना पेज है ना एक 4 गुना बड़ा निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। तब जरूर जो ये छोटा छोटा देश है ये सभी भी बड़ा नजर आएगा, लेकिन पैसा आपसे लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब ध्यान दीजिए, अगर कहें कि मध्य प्रशांत महासागर गर्म ज्यादा दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रभावित होती है, और पेरू तट के पास जब जाएगी तो इस धाराओं को हम लोग क्या बोलते हैं? एल नीनो कहते हैं। तो हम्बोल्ट जो ठंडा था ओके क्या कर दिया? गर्म। आज के दरवा के सेट जो रोज करते हैं ना, तो क्वेश्चन सेट किए हैं। क्वेश्चन है कि एल नीनो जो है, नहीं कल हम पढ़ाए थे इसको, कल डिस्कशन कर रहे थे। एल नीनो
के बारे में कौन सी बातें गलत है? तो ऑप्शन था डी में कि एल नीनो जो है हम्बोल्ट जलधारा को पेरू के तट के 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है। तो कम थोड़ी करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बाकी 3 बातें सही था कि प्रशांत महासागर के दक्षिण क्षेत्र में चलती है, ये गर्म जलधारा है, यही सब जो इसमें से ऑप्शन सब। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें से, बिहार दरोगा में ये पूछा हुआ था पिछला बार का 1275 में। ठीक है ना, तो इसी सब से पूछता है। आप पूरा पढ़ लिए रहेंगे ना, कहेंगे सर जी दरोगा वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। जितना पढ़ाते हैं सब दरोगे के, जितना पढ़ा रहे हैं पूरा आप यादें कर ले रहे हैं, तो प्रैक्टिस लास्ट में कराएंगे घटना चक्र का और बिहार घटना चक्र अदर जितना सब क्वेश्चन सब है। जैसे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपको वर्क दे दे के कि 200 क्वेश्चन आप पढ़ के आइए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन, और उसका हम 2-3 दिन में टेस्ट लेके, और वो भी खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होगा तब 5-7 दिन में होमवर्क दे दे के, लास्ट समय बचेगा 5 दिन जब खत्म होने का, तब ये साथ में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो पूछा हुआ वो करा देंगे। और पूछा हुआ आपको लगेगा ये सब तो सर जी पढ़ेबे किए हैं टेस्ट ले करके, नहीं तो कितने को लग जाता है कि नहीं पूछा हुआ नहीं बता, तो लिखा रहेगा अपना से देख लीजिएगा तो विश्वास हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन यही सब पूछता है। बात समझ रहे ना? ध्यान दीजिए, सिंपल फंडा है, कोई भी चीज समझ के आप पढ़ लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, तो किसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप बना दीजिएगा। चलिए समझिए सभी कोई, अगर कहें एल नीनो का प्रभाव कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? पेरू तट के बाद। इसमें कई एक लाइन पढ़िएगा, एक लाइन से क्वेश्चन आता है। एल नीनो घटना के मध्य प्रशांत महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर तो यहां से वहां तक है, तब बीच से शुरू होती है इधर नीचे की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया के वायु दाब में परिवर्तन हो जाएगा। जो वहां पर याद रखिएगा वर्षा न होता है, ठीक है ना, तो वहां तेज वर्षा हो जाएगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सूखा का केस हो जाएगा जहां वर्षा होता है वहां। और प्रशांत महासागर में वायु दाब में यह परिवर्तन ला देता और दक्षिणी दोलन कहलाता है। कहेंगे प्रशांत महासागर के वायु दाब में यह परिवर्तन, हवा के प्रेशर में जो चेंजिंग हो गया, ठीक है ना, यह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कहेंगे दक्षिणी दोलन कहेंगे, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी दोलन। और इन दोनों दक्षिणी दोलन बदलाव और एल नीनो की संयुक्त घटना को इंसो प्रभाव कहते हैं। माने वायुमंडल चेंज हो गया, जल की धारा चेंज हो गई प्रशांत महासागर की, तो इस सम्मिलित रूप से संयुक्त प्रभाव को क्या बोलेंगे? इंसो प्रभाव। तो कहेंगे इंसो प्रभाव किसके कारण होते हैं? इसके लिए उत्तरदायी कौन सी जलधारा है? तो कहेंगे एल नीनो जलधारा। क्लियर है ना? इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो जिन वर्षों में इंसो शक्तिशाली बहुत ज्यादा होगा, बहुत तेज माने कि धार रहेगा एल नीनो का, तो विश्व का मौसम संबंधी विभिन्नता देखी जाएगी। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट, जहाँ चिल्ली वाला ये सब एरिया है, यहाँ पर वर्षा खूब हो जाएगा, और दक्षिणी शुष्क तट भारी वर्षा हो जाएगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत में अकाल। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा रहेगा, अब भारत में भी क्या रहेगा? सूखा रहेगा। यहाँ पर कहेंगे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में वर्षा ज्यादा हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया में जो है और भारत में जो है सूखा का केस हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। अकाल माने सूखा पड़ जाएगा। और चीन में बाढ़ आ जाएगी। चीन में क्या आ जाएगी? बाढ़। और इस एरिया में जो ना वर्षा होता है ठंडा में, उधर ठंडा में वर्षा ज्यादा हो जाएगा। इन घटनाओं को ध्यान पूर्वक आकलन करने से संसार के अन्य भागों के मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये दिसंबर के समय में ये आता है, ये शक्तिशाली प्रभाव। वहाँ ठंडा रहता है दिसंबर जनवरी में, समझ रहे हैं ना, और उसको पूरा गर्म कर देता है। तब उससे अगला बार मई जून में जो भारत में वर्षा होगी, ये अनुमान पहले ही से लगा लेता है कि अगला बार जो है कितना शक्तिशाली था, तो कितना प्रभाव डालेगा भारत में, चीन में, ये मौसम का अनुमान इस एल नीनो धारा से लगा लेता है। सब इतना बात क्लियर है ना? तो भविष्यवाणी के लिए क्या है? अनुकूल है। तो अब हम लोगों को बातें समझनी है। ये तो बीच में खंड बना के, लाल खंड बना के दे दिया था। चलिए, और बस इतना ही पेज था, इसमें समय हो गया क्या? तो इसमें अभी सब तो याद हो गया, इसमें से कुछ ऐसा बचल है जो आपको नहीं याद है, तो इसी को रिवीजन करें क्या 5-10 मिनट? आगे पढ़ा जाए। आगे पेजे, इसमें आगे पेजे नहीं है, इसमें फिर खींचना ना होगा पेज, तो खत्म हो जाएगा। चलिए दीजिए, किताब दीजिए, पढ़ा
किताब दीजिए, किताबें से पढ़ देते हैं, किताब तो है ही यहाँ पर। कितना नंबर पेज है देखिए तो। हाँ, तो अब हम लोग जानते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं। ये खत्म हो गया कौन महासागर, माने खत्म हो गया अटलांटिक महासागर। अब हम लोग को जानना है क्या, तो हिंद महासागर। चलिए, तो पेज नंबर है 106। हिंद महासागर की बात करें तो इसका विस्तार अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिंद महासागर के बारे में हम लोग जानते हैं, हिंद महासागर के क्षेत्र भारत के दक्षिण में है, तो हिंद महासागर इसे बोला गया क्योंकि हिंदुस्तान भारत को कहते हैं। तो इधर जो है पूरा, अब जैसे इधर आ जाएगा सऊदी अरब एरिया, फिर इधर से पूरा जो है अफ्रीका का जगह है, ठीक है ना, और फिर इधर जो है ऑस्ट्रेलिया का जगह है, और इधर अंटार्कटिका है, और ये पूरा क्षेत्र को कहेंगे कौन सी, हिंद महासागर। इधर इंडोनेशिया छोटे छोटे देश सब है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यह पूरा क्षेत्र कौन सी है, हिंद महासागर है, और इसी में के बारे में हम लोग को जानना है। इसका भी क्षेत्रफल जो है 7 करोड़ 34 लाख, यानी वो 8 करोड़ 29 लाख था, आज 7 करोड़ 34 लाख है, यानी 50-60 लाख किलोमीटर कम है, समझ रहे हैं ना। लगभग उस 16% था, तो इसको भी कह देंगे कितना, लगभग 15% 14% के आसपास है पूरे पृथ्वी का, इतना जगह घेरता है। और कर्क रेखा इसके महासागर की उत्तरी सीमा है। देखिए, गुजरात के क्षेत्र से हम लोग जानते ना हैं कि कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ तक बस थोड़ा, बस इतने एरिया में है। तो अधिकांश किधर पड़ रहा है, और इधर विषुवत रेखा है, तो कहेंगे कौन सी, दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश इसका विस्तार। उत्तरी गोलार्ध में भी है लेकिन कम है, क्योंकि कर्क रेखा ना है 23.5 है, और यहाँ पर होगा विषुवत रेखा, तब इस 0 से 23.5 डिग्री तक नहीं कहेंगे कि महासागर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यह हिंद महासागर हो गया। और अगर कहें इसमें पड़वाल द्वीप का उदाहरण कौन कौन है, तो बहुत कम है, लक्षद्वीप मालदीव। देखिए, भारत का ये 36 गो टापू है जिसे लक्षद्वीप कहते हैं, और इधर नीचे में ये छोटे छोटे टापू वाला देश है जिसे मालदीव कहते हैं। तो ये मालदीव हो गया, ये कौन हो गया, लक्षद्वीप। तो ये पड़वाल भित्ति का उदाहरण मूंगा से बना हुआ है, चट्टान से बना है, कौन, लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव किससे बने हैं बताइए, तो मूंगे से। और कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। अब है इसे मॉरिशस और रियूनियन 2 गो द्वीप है। देखिए, सबसे बड़ा टापू कहेंगे इसमें, तो आप गौर करिए, यहाँ एक मेडागास्कर है, कौन टापू है, मेडागास्कर, यह अफ्रीका में पड़ता है, कौन, मेडागास्कर। इसी के बगल में आप ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर रियूनियन द्वीप है, कौन द्वीप है, रियूनियन, और यहाँ पर है मॉरिशस, ये रियूनियन है, और यहाँ कौन है, मॉरिशस। रियूनियन और मॉरिशस, ये दोनों में, मॉरिशस में विशेषकर अंग्रेज जब खोज किया इस जगहों की, जब समुद्री मार्ग से खोज कर रहा था, तो ये सही खाली जगह था, एक आदमी नहीं रहता था, समझ रहे हैं ना। अंग्रेज जब खोज किया 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो ये पूरा खाली जगह था, ऐसे ही पड़ा हुआ, इतना जगह मिल गया, कहा कि कौन यहाँ रहेगा, कैसे क्या किया जाए, तो मिट्टी देखा गया। तो अभी ना हम लोग जगह के लिए मार कर रहे हैं, उसमें पूरा जगह पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो है अंग्रेज जो है पहले देखा, तो चारों ओर से पहले सेना वना से, उस समय भी मार होता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो खोज कर लिया वो कहेगा ये अब हमा हो गया पूरा, ठीक है। तो इसको लेकर के अब कहा कि यहाँ की मिट्टी में गन्ना का उत्पादन खूब ज़्यादा होता है। देखा कि किस टाइप की मिट्टी है, खूब रिसर्च कराया मिट्टी उट्टी के, तब पता चला कि यहाँ तक गन्ना खूब होगा। तो गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश बिहार में होते थे, तो कि यहाँ के लोग गन्ना की खेती करना ठीक जानता है, अतः यही के मजदूर सबको ले जाकर वहाँ बसाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के मजदूर को कहा कि देखो वहाँ ले जाएंगे, बड़ी दूर है, लेकिन वहाँ से कभी आएगा नहीं, सब घर परिवार के साथ एक बार वहीं बसिए जाओ। अब रोज के रोज थोड़े ही कि 10 दिन में आएगा, इधर खा पी लेगा, फिर जाएगा वहाँ पर खेती बाड़ी करे, वैसे थोड़े ही, जाने ही में लगता है बहुत पैसा। इसलिए जो एक बार चल गया तो वहीं घर द्वार सब बस जाएगा, बन जाएगा, और कमाएगा, खाएगा, रहेगा। कौन कौन जाना चाहता है, अब खूब पैसा मिलेगा, समझ रहे ना। तो इसको लेके बहुत कोई गया, अपना घर परिवार पूरा लेकर के वहीं बस गया। उस समय मजदूर के रूप में वहाँ काम कर रहा था। आज जो है वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है वह मजदूर के बेटा बेटी बनल है, वह समझ रहे हैं ना। माने वो अंग्रेज जो था वो सब मजदूरी कर रहा है, आई सब तो तेज दिमाग के था, बिहार यूपी का आदमी का मतलब
चांस नहीं मिलता है, बात समझ रहे हैं ना, उतना आगे बढ़ने के लिए। अगर चांस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ गया। मॉरिशस का राष्ट्रपति अभी जो है वो कुछ दिन पहले आया था, कहा था हमारा घर, हमारे परदादा जी के घर गया में था, तो गया में आया था अपने परदादा जी के घर देखने। तो घर और सब जो है उसका सब तो आदमी मर गया था, कुछ तो बचल उचल था, ठीक है, तो घूमा। तो अगर कहें वहाँ भोजपुरी आज भी बोला जाता है, कहाँ पर, मॉरिशस में, और अंग्रेजी जहाँ है अब भोजपुरी बोलता है, क्योंकि जो पुराना आदमी जो गया वो अपना उसका भाषा थोड़ा ही चेंज हो जाएगा, इतना जल्दी तो बदलेगा नहीं। तो वहाँ के मॉरिशस का मॉरिशस में भोजपुरी समझ लेता है लगभग, उसमें समझिए तो 60-70% आदमी, समझ ना, 60-70% आदमी, 10 में 6-7 आदमी भोजपुरी जानता है, क्योंकि सब यहीं बिहार यूपी का आदमी गया। आप कहिए कैसे आपको इसी बोल रहे हैं कि तो हम उस आदमी से बतिएबो किए, समझ रहे हैं ना। तो जो मॉरिशस से एक प्रेमचंद अगसाला है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, पटना में प्रेमचंद अगसाला इधर मैनुअल हक स्टेडियम के बगल में, ठीक है। तो उस समय 11-12 में पढ़ते थे, तो उस समय थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्बेंस हो गया था, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद सोचे कि मन नहीं लगता था, घूमे फिरे किधर इधर, उल्का पिंड जानते ना है, पढ़ाए ना है आप लोग को कि कहीं भी घूमते रहना, तो उसी तरह घूमते रहते थे 1-2 महीना तक। तो घूमते घूमते पहुंच गए प्रेमचंद अगसाला, देखे कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो रोज हमेशा प्रोग्राम होता था 10 दिन 15 दिन पर, ठीक है ना। तो उसी में मॉरिशस का आदमी अलग अलग ला करके जो और भी दृश्य वगैरह एकांकी नाटक की सब दिखाए जाते थे फ्री में, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर जो है मॉरिशस के सब आया था आदमी सब, और सब अपनी वेशभूषा का प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना। तो उसी में सब बताया कि हम लोग जो है मूवी देखते हैं तो पवन सिंह का, ठीक है ना, निरहुआ का, रवि किशन का, यही सब का मूवी देखते हैं, बाकी सब मूवी समझ में नहीं आता है बहुतों को, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को जो शुरू से ही भाषा भी सब सेम टू सेम हम लोग की तरह बोल रहा था, बिहार यूपी की तरह, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी को अगर भागना ही पड़े कभी, मैंने कब भागिएगा, कब भागिएगा, जब अपराधी कोई होता है कि नहीं, या फिर अपराधी होगा, या फिर कौन चीज, देशद्रोही होइएगा। तो आप ध्यान दीजिए, एक जगह आप सोच सकते हैं कौन है, मॉरिशस, लेकिन अपराध क्यों करिएगा, अपराध नहीं करिएगा। हाँ, लेकिन आपको खूब परेशान कर दिया, अति कर दिया है, एकदम जो है आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको जो है सालों दर साल से एकदम परेशान करा है। तो अत्याचार भी सहना सही नहीं है, निपटाइए, भागिए इस मॉरिशस समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना, ऐसा बातें सही नहीं है। लेकिन ऐसा कानून के नज़र में कुछ देखिए, कानून भी साथ नहीं देता है ना, तब कानून भी जा रहे हैं वहाँ पर भी, जो पैसा से सब काम चल रहा है, तुरंत मजबूर होकर बहुत सारा अपराधी जो है ऐसा कदम उठाता है मजबूरी में। ध्यान दीजिए, मॉरिशस जगह है और यहाँ पर भोजपुरी बोले जाते हैं, और यह कहाँ पड़ता है बोलिए तो, कौन महासागर में, ये सभी हिंद महासागर में। चलिए अब ध्यान दीजिए, सभी कोई बातों को समझिएगा। तो इसमें मेडागास्कर यूनियन, और ये तो पढ़ लिया, मेडागास्कर एक टापू यहाँ पर है, और मॉरिशस मेडागास्कर के पूरब में है कौन सी, मॉरिशस, मेडागास्कर हो गया, इधर पूरब हो गया, तो इधर कौन हो गया, मॉरिशस, और कौन सी, रियूनियन, ये दोनों पूरब में पड़ता है। लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में की जाती है। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग आएंगे ना, सऊदी अरब है, ठीक है, ये कौन क्षेत्र है बोलिए तो, सऊदी अरब, और यही जो है अंत में ओमान है, यमन है, कौन देश है, यमन, आई है ओमान, तो यमन, इधर एगो अफ्रीका का देश है जिबूती, अफ्रीका का देश कौन हो गया, जिबूती। और ऐसे जल इधर का जा करके इस बाबल जल संधि से लाल सागर का जगह है, कौन जगह है बोलिए तो, लाल सागर। तो कहेंगे एगो लाल सागर यहाँ हो गया, यहाँ पर एगो सऊदी अरब है, इधर ईरान है, आई सऊदी अरब है, बीच में पानी है, बीच में क्या है, पानी है, तो ये पानी को कहते हैं फारस की खाड़ी, इसको कह दिए लाल सागर। दोनों कहाँ कहाँ है, सो क्लियर है ना। कहेंगे अफ्रीका और एशिया के बीच में लाल सागर, एशिया में सऊदी अरब और ईरान के बीच में कौन, फारस की खाड़ी, सऊदी अरब और ईरान के बीच में कौन, फारस की खाड़ी, इधर ईरान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर हिंदुस्तान हो गया, बात समझ रहे हैं ना। इधर ईरान से सटा हुआ पाकिस्तान, इधर से आप भारत, और ऊपर में इधर अफगानिस्तान है, बात क्लियर है। तो ये हो गया आपको ईरान और अरब के बीच में फारस की खाड़ी, और अरब और अफ्रीका के बीच में कहेंगे लाल सागर। तो लाल सागर ये दोनों जो है अरब सागर का ही भाग है, पूरा को जलीय क्षेत्र का नाम क्या है, अरब सागर, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, और हिंद महासागर अरब सागर का भाग हो गया। डियागो गार्सिया इसी महाद्वीप में है। देखिए एक और द्वीप पढ़ लीजिए,
यहाँ पर पड़े हैं रियूनियन, मॉरिशस, और यहाँ पर एगो है मालदीव के जस्ट नीचे डियागो गार्सिया। कौन है बोलिए तो डियागो गार्सिया। तो 4 गो टापू बस याद रखे के, मेडागास्कर, रियूनियन और मॉरिशस और डियागो गार्सिया। क्या याद होगा कि नहीं याद होगा? चलिए बताइए तो कौन कौन सी? डियागो गार्सिया, अगर इसे कर दिए तो मेडागास्कर, और इसका नाम रियूनियन, और इसका नाम मॉरिशस। अंटार्कटिका महासागर ये सबसे छोटा है, और अंटार्कटिक महासागर किधर है? तो एकदम ही सबसे ऊपरी भाग में है, समझ रहे हैं ना, उत्तरी क्षेत्रों में। और यह जो है वृत्त के अंदर स्थित है। कौन वृत्त? 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा ऊपर में गुजरेगी, 66.5। ये 0 से 90 है, तो यहाँ पर 66.5 डिग्री हो गया, हो जाएगा। तो इसके ऊपरी वाला जगह में अवस्थित है कौन? अंटार्कटिक महासागर, एकदम ऊपर में, यहाँ से 66.5 गुजरेगा। तो 66.5 डिग्री से मैंने सब सामान्य नहीं कि एकदम 66.5 डिग्री के ऊपर महासागरे है, कहीं कहीं स्थलों है, ठीक है ना, लेकिन कहेंगे लगभग में कई डिग्री? 66.5 डिग्री के ऊपर में क्या है? यह महासागर है, जिसका नाम है कौन सी? आर्कटिक महासागर। और यह वास्तव में अटलांटिक महासागर के ऊपरी भाग है, प्रशांत महासागर का ऊपरी भाग है, समझ रहे हैं। और अगर कहें यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, 3 गो देश की सीमा लगती है आर्कटिक महासागर से। एकदम सभी को ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। आर्कटिक महासागर से सीमा किसकी? तो पहले थे साइबेरिया, रूस का, ऊपर में सीमा लगेगा कि नहीं? तो एशिया हो गया कि नहीं? एशिया की सीमा लग गई। और इधर से यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है कि नहीं, उसके ऊपर में है, तो यूरोप की लग गई। इधर से उत्तरी अमेरिका का भी पड़े ना, बैफिन सागर, इसके ऊपर वाला पूरा क्षेत्र क्या है? आर्कटिक महासागर। तो कनाडा की सीमा लग गई, तो उत्तरी अमेरिका हो गया। तो 3 गो देश की सीमा लगती है, 3 गो महादेश की। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। बाकी अफ्रीका की सीमा नहीं लगती, दक्षिण अमेरिका की नहीं लगती, ऑस्ट्रेलिया की नहीं लगती, अंटार्कटिका की नहीं लगती। और इनमें एगो सागर याद कर लीजिए, सेल्विज सागर। कौन सागर है बोलिए तो? हमें सालों भर इस सागर है, लेकिन अधिकांश बर्फ से ढका रहता है। कौन है बोलिए? अंटार्कटिक मौसम बर्फ से ढका हुआ सागर कौन? सेल्विज सागर। तो रहने देते हैं, क्योंकि जीना है बरसों, बात समझ रहे हैं ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और हमको तो आप तो अभी पढ़ के चल जाते हैं, हमको तो फिर जाना है, लिखना है, पढ़ना लिखना है, तैयार करना है, फिर उसके बाद 3 बजे 4, 5 सब में जो टेस्ट लेना है, बताना है, बोलना है। अगर एक ही दिन करेंगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगा। एक बार खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा पढ़ा देते थे, अब समझ रहे हैं ना। तो इसलिए सभी कोई जितना पढ़ाएं उसको कंठस्थ कर लीजिए। और विविध में वर्क जो है, आप लोग घर तो सब कोई लुसेंट की किताब लेके चल जाते हैं, लेकिन वो जो है बेगे में रहता है, एक बार पटने के बेग खुलता है बहुतों के, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि घर पढ़िएगा, और आज के बाद छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सबको बहुत कुछ छूट जा रहा है, और हॉस्टल भी आज बंद हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं पढ़ना चाहते हैं? आप लोग नहीं पढ़ना चाहते? कितना पढ़ना चाहते हैं? हाथ उठाइए। आप देख ले सब उठा रहा है, क्या वो पढ़े वाला है? अच्छा, कितना पढ़ना नहीं चाहते हैं? कोई नहीं उठाएगा, हेलो खराब हो जाएगा, है ना। चलिए तो अभी, लेकिन आप इसमें से देखिए कितना कले नहीं आएंगे। यहाँ भले हाथ उठा दिए हैं। तो क्या है कि अभी कल से सुबह में तो दिक्कत नहीं है, रात शाम में मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है, ठीक है। तो जो है क्लास जो है कल तक पढ़ाया जाए। कल कितना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाया जाए? 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। और तो आप लोग कल आइए, समझ रहे हैं ना। कल सुबह पढ़ा के छोड़ देंगे, चल जाइएगा उसके बाद, ठीक है। सुबह वाला क्लास कल चलेगा, कल केवल। तो कल आइए आप लोग, ठीक है। रहने दिया जाना है कल क्लास। हाँ, होमवर्क हम पूछेंगे क्या? कल रहेगा, कल रहेगा तो सब क्लास रहेगा, शाम वाला भी क्लास रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि विविध दोनों में देते हैं, शाम में भी सुबह में भी, समान चलता है दोनों में। तो इसलिए कल जो है क्लास जो है
चलेगा, ठीक है। और जो है क्लास जो है इसमें देखिए पढ़ के आइएगा इसमें हमको, लेकिन मन था एकदम छुट्टी दे देवे के, समझ रहे हैं ना। कारण था कि हमको तैयार करना था पूरा जो है क्वेश्चन सब। आप पढ़ के आइएगा विविध में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, और चूंकि है 125 तो 125 को 4 भाग में बांट देते हैं, 45 को पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। 4 भाग में बटेगा तो 45 नहीं होगा, लेकिन आप शुरू वाला आसान है थोड़ा, तो 45 को पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। 1 से 45 तक है बस, 45 को बाद कल आपका क्लास चलेगा, ठीक है। कल आइए और फिर कल हम लोग इसको समाप्त करेंगे, और महासागरीय जलधारा भी कल ही पढ़ा देंगे, बड़ी VVI चैप्टर है, वो छूटा तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसलिए कल आइए महासागरीय जलधारा पढ़ेंगे, और आज जो पढ़ाएं इससे टेस्ट होगा कल, ठीक है। तो कल आइए, कल पूरा क्लास चलेगा।